तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं दोबारा से एस्ट्रोलॉजी की बात, बहुत ज़्यादा डीप में। और फिर से हम लेके आए हैं आचार्य लव भूषण को। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई मैं जनता को बता दूं, हमने सर के साथ पहले भी एक पॉडकास्ट करा हुआ है, वो सुपर डुपर हिट हमारा पॉडकास्ट गया था। और उसके बाद सर ने हमें बहुत चीज़ें पता किया। मेरे पास काफ़ी लोग आए तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद, काफ़ी लोग मेरे से जुड़े, और सर ने साथ ही साथ उस पॉडकास्ट के बाद नई नई गाड़ियाँ ले ली हैं, नए घर ले लिए हैं। और ख़ास जो सर ने एक गाड़ी हमें बताई, जैगुआर XJL, वो भी नीचे ही खड़ी है, और मर्सिडीज एस क्लास भी। सर वाह, मजा तो आप ले रहे हो पूरा। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अभी एस्ट्रोलॉजी की जब बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट पॉडकास्ट में मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कुछ डिफरेंट तरीके से करता हूँ, जिसमें मैनिफेस्ट भी करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी है। तो मैंने लास्ट ईयर जब 2022 में अपना विजन बोर्ड बनाया था, जो अब मेरा डिजायर्ड जोन था, वहाँ पे मैंने लिख दिया कि आचार्य लव भूषण, पीपल से आचार्य लव भूषण द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। तो इतना सोचा नहीं था, इतनी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वहाँ लगा दिया और वो बैठ के मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। पर लोग ये भी कह रहे हैं कि आप उपाय नहीं बताते हो। उसके बारे में भी मैं बात बताता हूँ। तो पहले मैं विजन बोर्ड के मैनिफेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो उसमें मैंने 3 गाड़ियों की फ़ोटो लगा दी। जगुआर XJL लगाई थी मैंने, मर्सिडीज एस क्लास लगाई, ये लगाया कि ये स्टेटमेंट लिखा कि लोग ये कहते हैं, बड़े घर की फ़ोटो लगाई, पैसे की फ़ोटो लगाई। तो वो उस जोन में बैठ के मैंने मैनिफेस्ट किया, या जो उसके लिए मुझे चीज़ें करनी थी वो मैंने करनी शुरू कर दी थी। तो वो चीज़ें होना शुरू हो गई, और 1-2 गाड़ियाँ भी आ गई। 3 गाड़ी की फ़ोटो लगाई थी, तीसरी मैंने ली नहीं। मुझे लगा कि यार 2 ही गाड़ियाँ, समझ में नहीं आ रही कि कहाँ रखें, एक आदमी हूँ, एक बच्चा है, तो अब तीसरी गाड़ी लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि उपाय के बारे में। तो एक्चुअली में लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि आचार्य जी आप ना अपनी वीडियो में कंटेंट तो बहुत अच्छा बताते हो, लेकिन उपाय नहीं बताते हो। बाकी एस्ट्रोलॉजर रोज़ उनकी जब रील आती है ना, 2 या 3 रील आती है, तो एक उपाय उनका आता है, और एक आप ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो जिनकी कोई भी रील या उपाय आप नहीं बताते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिस भी चीज़ का आप काम करते हो उसका आपको दान नहीं करना चाहिए। मेरा पहले ही ये टॉपिक है कि जिस चीज़ का काम करते हो आपको उसका दान नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि लोहे का व्यापार करते हो, लोहे का दान नहीं करना चाहिए। आप फाइनेंस का काम करते हो तो आपको चावल का दान या पानी का दान नहीं करना चाहिए। आप कपड़े का काम करते हो तो आप कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी एक बिजनेस है, उसमें जो मेरे उपाय हैं ये मेरा व्यापार है, ये मेरा बिजनेस है। यदि मैं ये उपाय फ्री में बांटना शुरू कर दूंगा तो दान देना शुरू, मतलब कि इस प्रकार का दान ही होगी, चीज़ें होगी, तो उससे ये इसका बैड इफेक्ट मेरे पर भी आएंगे, और जो सामने वाला फ्री में उसको कर रहा है उसके ऊपर भी आएंगे। सेकेंडली मैं सबसे पहले बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी में जो उपाय होते हैं ना, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के ही आपको बताए जाते हैं। जैसे अक्सर हम लोग उपाय बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, या लड़की नहीं मिल रही है तो दही को गुप्तांग पे लगाना चाहिए, या कुछ भी फलां उपाय एस्ट्रोलॉजर मार्केट में मिलते हैं। तो यदि मान लो 6ठे घर में आपकी तुला राशि बैठी हुई है और आपने गुप्तांग पे दही लगाना शुरू कर दिया, तो शुक्र आपका नीच का हो गया। तो इससे तो क्या, आपको स्किन की एलर्जी हो जाएगी, पैसा लेके कोई बंदा भाग जाएगा, किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जो उपाय है ना, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के बताए जा सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझिए। मैं चाहता हूँ कि आज की डेट में जो एस्ट्रोलॉजी को इतना सस्ता कर दिया, इतना इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये नहीं उड़ना चाहिए। इसलिए मैं उपाय जनरली नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ प्रिकॉशन बताता हूँ। अच्छा, तो उपाय भी जनरल नहीं होते कि हर कोई कर पाए, कुंडली के हिसाब से ही दिए जाते हैं उपाय भी। कुंडली देखिए, आप एक बात बताइए कि जब भी किसी को हार्ट की समस्या आ जाती है, क्या कभी कोई डॉक्टर कहता है कि आप कैंची ले लो और ये ले लो, आप इसको सीने को ऐसे काट दो, फिर ऐसे करके टैंक लगा लो तो यदि आपको ऐसा तरीके के उपाय करने हैं तो ये तो एस्ट्रोलॉजी उस ऑपरेशन से भी बड़ी चीज़ है। आपने, अब लोग अक्सर कहते हैं कि राहु आपका 12वें घर में बैठा हुआ है, तो आप 12 नारियल पानी में तैरा दो, या राहु आपका 11वें घर में बैठा हो तो ये उपाय कर दो। अरे हो सकता है कि वो फ़ॉरेन से रिलेटेड काम करता हो, और जैसे ही उसने राहु 12 सुख जल प्रवाह किए, उसका तो काम हो गया। आप बात समझिए। तो दूसरी बात, ये चीज़ उपाय, मेरे कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मेरी बात कहने की यही है। और भाई मैं वैसे पॉडकास्ट को आगे चलने से पहले मैं जनता को बता दूं, सर ने हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई कि जिस बारे में इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर ने बताया आपको अगर IPS IAS बनना है तो सर देखकर बता देंगे कि आपकी कुंडली वैसी है या नहीं है। सर ने ये बताया कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है, फॉलोअर्स वाला काम करना है, तो सर वो भी आपकी कुंडली देखकर बता देंगे। और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं वशीकरण की। आगे चल के हम बात करेंगे, बट उससे पहले अभी जो इस टाइम सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टॉपिक है वो है IPL, जो आपने बोला कि बेडिंग हुई है।
तो भाई मैं कह रहा हूँ अपनी जनता से हेडफोन लगा लो, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होने वाला है। और ओवर टू यू सर। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप हमसे ऑफ कैमरा कह रहे थे कि आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा प्लेयर बढ़िया परफॉर्म मतलब सर करेगा। कह रहे थे कि ओनर से मैं कमिट कर सकता हूँ कि टीम जितवा दूंगा, और सचिन तेंदुलकर से ये कमिट कर सकता हूँ कि बेटे का सिलेक्शन करा दूंगा। इससे तो कोई तगड़ी बात ही नहीं है सर, ये कैसे ये कह दिया। दावा आप कैसे कह सकते हो सर? देखिए, पहली बात मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि मान लीजिए आईपीएल की 10 टीमें हैं, तो इसका मतलब 10 की 10 टीमों में ये कैलिबर तो है ना कि इसमें से एक टीम आईपीएल जीत सकती है। सभी के सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। तो ऐसा ही क्यों हो रहा है कि एक टीम तो बार बार जीत रही है और एक टीम एक बार भी नहीं जीती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो उसके ओनर के लक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या उसके ऑफिस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ समस्या तो है ही है ना। प्लेयर तो अच्छे हैं ना, सभी ने खरीदे हैं। ऐसे तो है नहीं कि एक टीम ऐसी हो जो अपने कह दें आप कि सब इसने तो शुरू में भविष्यवाणी कर दी। जैसे आपने कहा था भी, एक बार राजस्थान ने सबसे पहला आईपीएल जीता था, तो लोग कह रहे थे कि ये तो कभी जीतेगी ही नहीं, तो उस टाइम जीता था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लक उसका काम कर रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक युद्ध है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण पर लंका पर जाने से पहले एक हवन किया था, एक पूजा की थी भगवान शिव की, उसी प्रकार आईपीएल भी एक युद्ध है। इसको भी जीता जा सकता है। जैसे एक हम बड़े बड़े राजा महाराजा थे, किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्रों शस्त्रों की पूजा करते थे, अपनी जो सेम आर्मी है उसकी पूजा करते थे, उसकी देखभाल कैसे करवाते थे। उसी प्रकार से यह भी एक युद्ध है। उसमें हम एस्ट्रोलॉजर जो ओनर हैं उनको चार्ट को एनालिसिस करेंगे। खिलाड़ियों को चार्ट को एनालिसिस नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ ओनर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे, उनके ऑफिस को एनालिसिस करेंगे। और यदि हम चीज़ों को बारीकी से बात कर सकते हैं, कुछ मैंने अभी अपने रिसर्च के अंदर कुछ ऐसे ऐसे मंत्र मैं जाके लोगों से मिला हूँ, इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड के अंदर, जिन्हें ऐसी ऐसी उपाधियाँ हासिल हैं, मैं देख कर हैरान हूँ। वो मंत्रों का जाप, वो हवन, वो पूजा मैंने अपने लिए की, मैं उसके जो रिजल्ट्स मैं देखे हैरान हूँ। मतलब कि कैसे आदमी को सफलता मिलती है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, आपको गर्मी को दूर करना है, या तो आप ठंडे स्थान पर जाइए या आप अपने रूम में एसी लगाइए। तो इसका मतलब गर्मी को दूर करने के तरीके तो है ना। अब आपका लक आपके पास नहीं है, ये चीज़ें वो आपके पास नहीं है। या तो आपका लक बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप आईपीएल में फंटासी कर रहे हैं, गेम पे पैसे के पैसा जीत रहे हैं, या आप हार रहे हैं। तो एक तो लक अच्छा है और एक का लक ख़राब है। तो लक, इसका मतलब इस चीज़ का जो निदान है, समस्या का निदान हमारे ही एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ही शास्त्रों में बताया गया है। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि ओनर्स जो देख रहे हैं, अगर कोई ओनर को जानता भी है तो सर का रिकमेंडेशन वहां तक पहुंचा, और अगर सर 10 के 10 आ गए नहीं, कि हमें जितवा दो, तो जो सबसे ज्यादा पैसे देगा सर उसकी बात करेंगे। हम एक को ही लेंगे, ये कन्फर्म है। यदि हमारे पास कैसे एक चूज से करोगे आप उसमें जो से? पहले आएगा या जो पहले बात करेगा। अच्छा, ऐसे नहीं कि जो पैसे देगा ज्यादा। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा मुझे कमाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, पैसा कि मेरा ड्रीम है। लेकिन पैसे के लिए मैं अपना कभी भी ना अपना मतलब सूर्य आत्मा को नहीं गिराता हूँ पैसे के लिए। जैसे मैंने अभी इलेक्शन आए थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे एमपी एमएलए का मैंने अभी 3 चुनाव हुए थे ना, अभी चुनाव हुए जितवाया थे, मतलब आपने? जितवाया है, या कोई लोग जीते हैं। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे किसी का भी फीडबैक नहीं डालता हूँ, ठीक है। आप मेरा अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, मैं महीने के 5 से 6 लाख रुपये जीएसटी जमा करवा रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कितने पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम किसी भी बंदे का मैं ना फीडबैक नहीं डालता हूँ, किसी के साथ ये फ़ोटो नहीं डालता हूँ कि मैं तेरा वास्तु कर रहा हूँ, तो जीता है तो मेरी वजह से जीता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं जो जीता है वो भी जानता है, जिसका मैंने किया मैं भी जानता हूँ। तो सर जब ये पॉलिटिशियंस आपके पास आते हैं और अगर आप कुंडली देख लो और योग नहीं है जीतने का, तो भी आप जितवा देते हो? देखिए, सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात आपने की, जो योग नहीं है जीतने का या योग है जीतने का, ये तो उस बंदे की कुंडली देख के ही पता लगेगा। लेकिन हम उसकी हेल्प कैसे करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों को, लोग आपके पास, आपका नेम एंड फेम जल्दी कैसे बढ़े, लोग आपके पास आपको देखे इंप्रेस कैसे हुए। इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। हमारी कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12, और 12 ही राशियाँ होती हैं। पहला भाव लगन का खुद का होता है, दूसरा भाव बोलने का होता है कि सामने वाला बोलेगा कैसे, ताकि उसको दूसरे भाव को मजबूत किया जाए, तो जब मैं बोलूँ तो लोग मेरे को सुने। तीसरा भाव होता है इनिशिएटिव का, साहस का, पराक्रम का, कि आज मैं कोई इनिशिएटिव ले लूँ या आज मैं कोई काम करूँ, मेरा सीधा हो, उल्टा ना पड़े। चौथा भाव होता है सभाओं का, कि मैं कोई मीटिंग करूँ, पब्लिक मीटिंग करूँ, वहाँ पे अच्छी गैदरिंग हो, या मेरे फॉलोअर्स का, या ऐसे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथ जुड़े रहें। पाँचवां जो भाव होता है इनिशिएटिव का, अगेन जो थर्ड भाव है वो साहस का है, और पाँचवां घर इनिशिएटिव का, कि आज मैं जो भी काम करने निकलूँ वो काम हो जाए। जो छठा हाउस है वो कॉम्पिटिटर का है, कॉम्पिटिटर के मैदान का है,
कंपटीटर का हाउस 7th हाउस है, लेकिन ऐसा जो फील्ड जहाँ पे हम चुनाव को लड़ रहे हैं, और 7वां भाव ओपोजिशन का है। 8th हाउस आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो रहा है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, आपके अंदर ऐसा कुछ चीज़ें, या जैसे बोलते हैं ना वशीकरण हो रहा है, या आपको इस तरह के काम के वो है। और 9वां 9th हाउस स्पोर्ट का है, सरकार से सपोर्ट, या आपके फॉलोअर से सपोर्ट, या सीनियर लोगों से सपोर्ट। और 10th हाउस आपके स्टेटस का है, 10th हाउस आपकी परफॉर्मेंस का है कि अब आप लोगों के पास जाके क्या कर रहे हो। और 11th हाउस विनिंग का है, और 12th हाउस लॉस का है। तो ये तरीके से 12 हाउस हैं पॉलिटिक्स में। फिर और पॉलिटिक्स को जिताने वाले 2 ग्रह ही हैं, सूर्य और मंगल। बाकी अभी जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि राहु आपको करोड़पति बनाता है, राहु आपको करोड़पति बना देता है। तो राहु और केतु की तो राशियाँ ही नहीं है, वो किसी को क्या करोड़पति बनाएंगे और क्या करोड़पति बनाएंगे। ग्रह कौन से करोड़पति बनाएंगे? जिनकी राशियाँ हैं, जिनके कोई बच्चे हैं, जिनके कोई पेरेंट्स हैं। राहु का काम और केतु का काम तो इतना ही है। राहु का काम है जहाँ पे वो बैठ गया मैंने उसको बढ़ा देना है, और केतु का काम है जहाँ मैंने बैठ गया वहाँ से आपको अलग कर देना है। उनको कुछ नहीं पता है कि एक का धड़ नहीं है, एक की मतलब कि बॉडी नहीं है। तो वो तो सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि मुझे जहाँ बैठ गया मैंने इसको बढ़ा देना है, और मैंने इसकी चीज़ को चेंज कर देना। तो सर पॉलिटिक्स में अगर हम पॉलिटिशियंस की ही बात करें तो मैं वही कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि योग अगर नहीं बनता दिख रहा कि ये कुंडली अच्छी नहीं है, चलो लॉस दिख रहा है आपको और वो आपके पास आ गया, तो आप बता देते हो आप हार रहे हो आप जाओ, या आप उसको जितवा देते हो? देखिए, ये फिर आपने बहुत अच्छी बात की। अब इसमें एक बात आती है कि वो मैं हरा देता हूँ कि मैं जितवा देता हूँ। देखो, मैं भगवान नहीं हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताने की कोशिश, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था। और हम एस्ट्रोलॉजर क्या गलती यही कर देते हैं कि हम ऐसा कमिटमेंट कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, कि मैं तेरे को जितवा दूंगा, मैं लिखित में गारंटी देता हूँ, मैं ये काम कर देता हूँ, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ। ऐसा काम कभी हम तो आपको प्लैनेट्स की आप मदद, नेचर आपकी कैसे मदद करे, प्लैनेट्स कैसे मदद करे, ये ब्रह्मांड आपकी कैसे मदद करे, आप जनता के बीच में जाएं, जनता आपके प्रति लगाव कैसे हो, इस चीज़ वो जो सिनेरियो है वो चीज़ आपकी मदद करते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए 15 पॉलिटिशियन आए, उसमें से 10 से 12 जीत गए तो मैं उसे अपनी सक्सेस मानता हूँ। 3-4 नहीं भी जीते, 80% से 90% का सक्सेस रेशियो रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम किसी को भी चीज़ का मैं कमिटमेंट या गारंटी वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ कि तेरा ये काम होगा, लेकिन वो खुद कहता है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, कि आपसे मिलने के बाद मेरी चीज़ों में 200% या 500% इम्प्रूवमेंट हुआ है। सर ये तो आपने कर दी चुनाव की बात, इलेक्शन की बात कि आप पॉलिटिशियंस को ऐसा बोल देते, लेकिन इससे पहले जो आपने कहा आईपीएल के ओनर्स के लिए कि भाई मैं तुम्हें जितवा दूंगा, तो मैं आपके थोड़े पास्ट एक्सपीरियंस से जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है इंडिया में आईपीएल, आपने पास्ट में कभी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं किसी स्पोर्ट्स की, किसी और लीग में किसी को जितवाया हो? देखिए, अब आईपीएल के अलावा तो कोई मैच कहीं होते नहीं हैं अभी किसी और स्पोर्ट्स में नहीं, किसी और स्पोर्ट्स में। मैं आपको इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल बताता हूँ कि होता क्या है। जैसे विनिंग और लॉस 2 चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताऊँ युद्ध कैसे जीता जा सकता है, चीज़ें कैसी अपनी फेवर में लाई जा सकती हैं, मेरी चीज़ें कैसे मेरी फेवर में, मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। और ये भी मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है कि मैं एक आईपीएल में काम करना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक आईपीएल की टीम मेरे को मिल जाए तो हम उसके लिए इस बात का ये कर सकते हैं कि हम अपनी फ़ीस को 2 भागों में ले सकते हैं, कि पहली तो काम करने के पहले और दूसरी आईपीएल जीतने के बाद। ओ क्या बात है, मतलब गारंटीड तो है। बहुत तगड़ा दावा। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ, मेरे पास, मैंने आपको बताता हूँ, मैंने पिछले कुछ टाइम पे ऐसे ऐसे लोगों की मुलाकात की, आपके पॉडकास्ट आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अब उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हमें इसके अंदर देखने के अंदर मिले हैं। तो वो चीज़ें तो वही है ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक बिजनेस मेरा सफल हो जाए। मैं आज यहाँ से बिज़नेस करने जा रहा हूँ यूरोप में, मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ इंग्लैंड के अंदर, तो मेरा काम सफल हो जाए, वो भी एक युद्ध है, वो भी कंपटीशन है। कि ताकि आज एक मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं अकेला तो नहीं हूँ, 10 लोग और भी हैं जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मैं एक बिड लगाने जा रहा हूँ, तो क्यों मेरे को ही बिड निकले, क्यों मेरा ही काम बने, जबकि वहाँ 10 लोगों ने किया। तो वैसे ही आईपीएल है, इसकी कोई परिभाषा अलग से नहीं है। पर जीतने के लिए सर ये भी तो होता है कि टीम में चलो एक होता है ना कि सबका एक जैसी मोटिवेशन है, कोई एक दूसरे को ऊपर नीचे नहीं खींच रहा, मतलब सब एक साथ चल रहे हैं, तो वो भी आप लेके चलोगे साथ में कि भाई टीम ओवरऑल सही निकल के आ रही है। अगर कोई आता है आपके पास तो बिल्कुल लेके चलेंगे, सब कुछ लेके चलेंगे, और आप ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें काम करेंगे जो आज तक इंडिया के इतिहास में नहीं हुई। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो मतलब प्लेयरों को भी एक तरीके से आप उनको भी एक तरीके से ये होगा कि कंट्रोल करना हो गया। किसी प्लेयर की कुंडली में हारने का योग है, उसे बाहर करवा दोगे आप? नहीं नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूट में बैठ सबसे बड़ी बात मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हम प्लेयर्स को छुएंगे भी नहीं, प्लेयर्स की कुंडली को देखेंगे भी नहीं। हमें क्या करना है, हमें सीधा ओनर की बात करनी है।
क्योंकि लक किसका काम कर रहा है, ओनर्स का काम कर रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके कैप्टन की कुंडली को विश्लेषण करेंगे, जो टीम का कैप्टन है वो और जो मालिक है वो, उनकी कुंडली को और उनके एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का एनालिसिस करेंगे ना, उसके बाद जाता हम बाकी 1-to-1 प्लेयर की कुंडली को एनालिसिस नहीं करेंगे। टीम वीम को नहीं छेड़ेंगे सर। और सर जो ये फैंटेसी पे टीम बनाते हैं वो उनको भी गाइड कर देते हो आप? देखिए, मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि मैं आज के युवाओं को पहले तो एक मैसेज देना चाहूँगा कि पैसे के पीछे नहीं भागो, आपको परफेक्शन के पीछे भागना चाहिए। किसी भी तरीके की जो स्पेकुलेशन है, सट्टा है, ये आज के युवाओं को, यूथ को इस तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। हाँ, इस चीज़ के योग होते हैं कि आपका पैसा जुआ, सट्टा, लॉटरी से आएगा। अब देखिए कि जब जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी आप लोग लगाते हैं तो 1% पैसे लोगों को बनते हैं और 99% लोगों को लगते हैं। तो आप अपना चार्ट चेक करवाइए कि मेरे को जुआ, सट्टा, लॉटरी से पैसा आने के योग हैं कि नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे को देख के आपने भी फंटेसी में 10 लाख लगा दिए, 50 लाख लगा दिए और फिर आप आचार्य जी के पास आए हो कि सर मैं 10 करोड़ के कर्जे में, मुझे फटाफट निकाल दो। देखो, ये कोई बात नहीं है। तो आप अपने पहले योग देखिए कि आपको उससे पैसा आने के योग हैं या नहीं है। और सर यूट्यूब के लिए भी कह रहे थे आपकी, यूट्यूब के लिए भी एक स्पेसिफिक वो होता है कि आप बता सकते हो कि भाई तुम्हारे फॉलोअर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, चैनल अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, इसका क्या वो रहता है? सेम सभी के लिए जो जितने 12 भाव है ना, ये सब के लिए अलग अलग हैं, लेकिन उसको स्पेसिफिक मैंने इसके अंदर बहुत सारा रिसर्च की है। इसमें ऐसे क्रिकेट के प्लेयर के लिए बताऊंगा अभी आपको, पहले यूट्यूब के लिए बता देता हूँ। जैसे आप लोग बोलने का काम कर रहे हो, आपके लिए यूट्यूब का काम है, बोलने का काम है, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बोलने का काम है, मैंने अभी क्या बताया था, सेकंड हाउस। और जो सोशल मीडिया जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये थर्ड हाउस से देखा जाता है। आपके फॉलोअर नहीं बढ़ रहे या बढ़ रहे हैं तो ये फोर्थ हाउस से, सोशल मीडिया थर्ड हाउस से और फॉलोअर्स फोर्थ हाउस से। आपको नई रील बनाना चाहते हो, आपको नया पॉडकास्ट करना चाहते हो, आपको कोई नई एक्टिविटी करना चाहते हो, फिफ्थ हाउस से। आपके जो कॉम्पिटिटर है, सिक्स्थ हाउस से। सेवन्थ हाउस आपका अपोजिशन है। एट्थ हाउस लॉस, आपने काम किया, नुकसान हो गया। नाइन्थ हाउस है कि आपकी आज मैं पॉडकास्ट की मीटिंग कर रहे हैं, ये हमारी मीटिंग तभी हो रही है जब हमारा थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस एक्टिवेट है। यदि आप थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस हमारा एक्टिवेट नहीं होगा, एक कभी ख़राब होगा, तो हम ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, मतलब नहीं कर रहे होते। आप कभी कभी देखते हो ना कि आप जयपुर से दिल्ली, मुंबई फ्लाइट पे जा रहे हो, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है या सामने वाला की मीटिंग में आता ही नहीं है, तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आप बता के कि आप फ़ोन करेंगे, सामने वाला फ़ोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, क्योंकि थर्ड नो एक्टिवेट है या नहीं। आप मीटिंग में जाएंगे तो मीटिंग सक्सेस होगी कि नहीं होगी। आप मीटिंग में जाएंगे, सामने वाले ने किस रंग के कपड़े पहने होंगे, सामने वाले की बॉडी में कहाँ कहाँ मार्क्स होंगे, निशान होंगे। अच्छा, ये सब भी बता ये सब एस्ट्रोलॉजी में, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ, ये एक साइंस है। जैसे एक डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, वो पूरा का पूरा सीना फाड़ देता है, बाद में पैरों की एक नली निकालता है और आपके सीने में आर्टरी में लगा देता है। तो क्या आप कर सकते हो? क्या डॉक्टर ही कर सकते? डॉक्टर ही कर सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, आपने जो उपाय की बात की थी ना, इसको इतना हल्के में ना लो। पर सर फोन उठाना अब कैसे आ जाता है एस्ट्रोलॉजी में? फोन, ये 3 नौ का संबंध है। यदि आपकी कुंडली में 3 और 9 का नहीं संबंध बता, आप बहुत बार आप देखोगे कि बहुत से लोग हैं, किसी जब मीटिंग करने के लिए जाते हैं, मोस्टली मीटिंग उनकी होती नहीं है, फिर उनका मतलब 3 से का संबंध 9वें करते हैं, उनका अच्छे से नहीं बन रहा होता। सर अगले का फ़ोन साइलेंट पे है, कहीं बिजी है, नहीं उठाया अगले ने। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ ना, उस टाइम आपका 3 और 9 का एक्टिवेट नहीं हो रहा, तभी तो नहीं उठा रहा। जैसे साइलेंट पे ऐसे नहीं उठा रहा। अरे आप बात सुनिए, आपकी उस टाइम पे आपके वो योग नहीं बन रहे हैं। हाँ, दोनों रीजन है। नहीं, वो रीजन यही है कि आपका 3 नौ का संबंध नहीं बना रहा, तभी उसका फ़ोन साइलेंट पे और तभी वो नहीं उठा पा रहा। जैसे ही आपका 3 नौ से संबंध बनेगा, वो फ़ोन उठाएगा और आपसे बात भी करेगा। कुंडली का 3-9 संबंध है या हमारा का 3 और उसका 9? दोनों। उसका भी 3-9 और हमारा भी 3? नहीं, जो फ़ोन कर रहा है, जो फोन कर रहा है जो फ़ोन कर रहा है उसका 3 नौ का संबंध बनना चाहिए, तभी सामने वाले से मीटिंग होगी और मीटिंग सक्सेस होगी या नहीं होगी। अच्छा, अभी IPL की बात ही करता हूँ। अभी मेरे पास 2-4 कुछ खिलाड़ियों की आई हुई है, कुंडली आई हुई है, भी जिनका सिलेक्शन टीम में नहीं हो रहा है, कुछ का IPL में नहीं हो रहा है या किसी का खिलाड़ी में नहीं हो रहा है। तो मैं उसकी कुंडली देख के बता देता हूँ कि ये 2020 का खिलाड़ी है या वनडे का खिलाड़ी है या टेस्ट का खिलाड़ी है, ये रन आउट ज़्यादा होता है, ये स्टंप आउट ज़्यादा होता है या कैच आउट ज़्यादा होगा। इतनी डिटेल में? देखो, क्योंकि 5वें का संबंध यदि 8वें के साथ में 11वें के साथ बन जाता है तो मतलब है कि आदमी हिट खेलेगा। अच्छा। और 5वें का संबंध सिर्फ 10वें और 11वें से बनता है तो बंदा नॉर्मल खेलेगा। तो ऐसे जो बंदा है वो टेस्ट का खिलाड़ी होगा, कौन 2020 का होगा और कौन वनडे का होगा। तो ये दिन के हिसाब से भी होती है कि जैसे मैच इस दिन पे है तो उस दिन की कुंडली देखी जाए, इतना चेंज होता है या आप ओवरऑल
ही देख के बता दो, जो बचपन से बनी हुई है उसी में ही देख के कुंडली तो बता बचपन दोगे? से देख के मालूम चलेगा। उस दिन की कुंडली से तो ये पता लगेगा कि आप परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उस टाइम ग्रहों के गोचर कहाँ पे हैं, दशा क्या चल रही है, तो ये आप इस दिन चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, ये हम गोचर से देख सकते हैं। लेकिन ये तो कुंडली जो ग्रह बन गए टाइम के अकॉर्डिंग, वो तो बन गए। वाह सर, आप तो बहुत इसी प्रकार आप आईएएस एजुकेशन सेक्टर पे चलते हैं, आप थोड़ा स्पोर्ट्स से, आप आईएएस और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स उनकी भी बता देते हो देखते ही? बिल्कुल बता देते हैं। आप मेरे सामने एक आईएएस को बैठा दीजिए, एक आरएएस को बैठा दीजिए, मैं देख के कुंडली बता दूंगा कि आईएएस की कुंडली है या आरएएस की कुंडली है। देखिए क्या होता है कि मैं एक ऐसा बच्चों के ऊपर सेमिनार भी करना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों के बात भी करना चाहता हूँ कि अभी देखिए कि लोग एक दूसरे के बच्चों को देखा देखी आईएएस के में वो लोग सब दुनिया आईएएस की ओर भाग रही है, जबकि हो सकता है कि उसका स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो पहली बार में क्लियर हो जाए। वो बच्चा जो स्टेट लेवल आज आईएएस, जैसे मैं राजस्थान को तो यहाँ पे आरएएस बोलते हैं, आपके दिल्ली में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश में एमईएस बोलते हैं, या सब कुछ होगा। तो स्टेट लेवल के एक अच्छी जॉब, ये हो सकता है आपके भाग्य में लिखी हो और आप आईएएस की ही तैयारी करते जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले वो तो ले लो जो आपके भाग्य में लिखा है, फिर आप अपने योग को मजबूत करो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना है। आप आईएएस आरएएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, नहीं सिलेक्शन हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब लिखी हो, तो आप पहले गवर्नमेंट जॉब को तो ले लो, एक अचीवमेंट तो ले लो लाइफ में, और फिर आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करो। तो जो लिखा है वो लो पहले, फिर जो तुम्हें चाहिए वो भी मिल जाएगा। वो भी मिल जाएगा यदि आप उस पर मेहनत करेंगे और चीज़ों को अपनी वाइब्रेशन में लेकर आ जाएंगे। तो मैं ये बताऊंगा कि पहले तो वो जो आपकी कुंडली में लिखा है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस है। एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं भी अपने जो लोग मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, तो मैंने इसका एक पूरा पैकेज बना रखा है। जैसे अभी मुंबई में बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, वो सिर्फ जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं उनके नेम से नंबर चेंज करते हैं या कुछ और करते हैं। तो हम अपनी कुंडली में वो करते हैं। ग्राफोलॉजी साइंस, जिसमें हम साइंस बनाना, सिग्नेचर बनाना सिखाते हैं कि आपके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए। फिर आपके दिल्ली के बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें नंबर्स वाले एक्सपर्ट कहते हैं, वो नंबर वास्तु की बात करता हूँ, तो मैं नंबर वास्तु की रेमेडी भी देते हैं। फिर अब इसके बात करते हैं एलिमेंट वास्तु की। एलिमेंट वास्तु पे आज तक इंडिया में बहुत कम काम हुआ है, काम ही नहीं हुआ। सर एलिमेंट वास्तु क्या? एलिमेंट क्या, जो हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जैसे वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। ये जो पूरी पृथ्वी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। जो भी घर बनता है, जो भी ऑब्जेक्ट बनता है, ये मोबाइल फ़ोन बना है तो भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बना है। तो किसी न किसी की बॉडी में कोई ना कोई एलिमेंट मिस हो जाता है। तो जब भी हम कोई उपाय करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल करें, न्यूमरोलॉजिकल करें, वास्तु का करें, उससे पहले उसको 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सर आईएएस पे वापस आते हैं, तो मतलब मेरे को तो आपकी बातों से ये लग रहा है जो बच्चे एस्पायरिंग होते हैं कि किस फील्ड में जाएं, डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, आईएएस बनेंगे नहीं बनेंगे, तो उन्हें तो पहले आपके पास आके एक बार कुंडली दिखानी चाहिए। देखो मैं अभी इसमें आपको और बताना चाहूँगा डिटेल में जाके कि बच्चों के करियर सब्जेक्ट के बारे में। अभी मैंने इसके ऊपर ना करियर काउंसलिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। अभी मेरी रिसर्चें चल रही हैं, कुछ रिसर्च मेरी पूरी हो गई हैं। मैं सोचता हूँ कि बच्चे अभी देखें ना, इंडिया के अंदर, भारत में, पूरे वर्ल्ड में करियर काउंसलिंग के ऊपर लोगों को, पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चों को हम डालें कहाँ पे, किस सब्जेक्ट में सिलेक्शन दिलाएं। आपने एमबीबीएस कर लिया तो आपको सर्जन बनना है या फिर आपको दूसरा डॉक्टर बनना है या फिर कौन से फील्ड में जाना है। तो इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा रिसर्चेस की है। अभी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊँगा। आप बोलते ना कि आप उपाय नहीं बताते, मैं कहता हूँ उपाय से बढ़िया आप योग समझिए। आप अभी देखिए कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी डॉक्टर हैं, वो सर्जन डॉक्टर हैं, वो सर्जन तभी होगा जब उसकी कुंडली में मंगल केतु का योग होगा। यदि किसी की कुंडली में मंगल केतु का योग नहीं है तो बंदा सर्जन डॉक्टर नहीं बन सकता। ये सर्जन बन गया तो उसे ऑपरेशन उसका हाथ साफ नहीं होगा और वो कुछ टाइम के बाद उसे डॉक्टर के लिए छोड़नी पड़ेगी। 90% कुंडली के ये अंदर योग है। आप योग की बात करते हैं, आप एक बंदा होता है IPS और एक बंदा होता है आतंकवादी। दोनों में क्या फ़र्क है? आतंकवादी सैनिक की किससे झगड़ा होता है? मिलिटेंट से, उग्रवादी से। एक सैनिक और उग्रवादी की कुंडली में क्या फ़र्क है, इसको समझिए। जिसकी सूर्य उच्च का होगा और मंगल भी उच्च का होगा और साथ में केतु का संबंध होगा तो बंदा देश और समाज के लिए काम करेगा, आत्मा को गिरा के काम नहीं करेगा। वो IAS बनेगा, वो IPS बनेगा, वो सैनिक बनेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। आत्मा को गिरा के कौन काम करेगा? जिसका सूर्य खराब होगा, ऊपर से मंगल नीच का हो जाएगा और ऊपर से जो राहु केतु शनि का, उसके ऊपर से बैड इफेक्ट
दृष्टि हो जाएगी या उसका संबंध हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति समाज के अगेंस्ट जाके काम करेगा। मैंने ऐसी 100 से ज़्यादा कुंडलियों पे काम किया है जो बच्चे आतंकवादी बने हैं। अभी देखो ना, जो टेररिस्ट बने हैं या जो जेल के अंदर हैं, या वो आपका बच्चा किस तरीके से किस फील्ड में जाएगा, आतंकवादी की फील्ड में जाएगा या फिर वो IPS बनेगा। तो मैंने इस पर भी काम किया। 100 से ज़्यादा बच्चों की ऐसी कुंडलियाँ निकाल ली, IPS की कुंडलियाँ थी। 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को देखा जिन बच्चों की मेरे पर डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, तो मैंने उनकी होरेरी कुंडली बनाई, उनकी मैंने प्रश्न कुंडली बनाई जब मैं उसको रिसर्च कर रहा था। तो ऐसे ही आपके बच्चा कौन से फील्ड में जाना चाहता है, वो फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहता है, उसको कॉमर्स दिलाया जाए, उसे मेडिकल दिलाया जाए, उसे नॉन मेडिकल दिलाया जाए। तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी रिसर्च की है। तो आप अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर फील्ड में डालते समय करियर काउंसलिंग के साथ साथ जब एस्ट्रोलॉजिकल की फील्ड की भी नॉलेज ले लेते हो या इस बात का पता लगा लेते हो कि मेरा बच्चा इस फील्ड के लिए बना है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा परफॉर्म भी करे, अच्छे मार्क्स भी लेकर आए और आपकी इच्छाओं को पूरा भी करे। सर अभी ये तो चलो बात हो गई प्रोफेशन की, जिसमें कि हमने बात कर ली डॉक्टर्स की, IAS IPS की। थोड़ी बात करना चाहता हूँ बिजनेसमैन के बारे में। जैसे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी इंडस्ट्री चल रही होती है, फिर वो चलते चलते एकदम शट हो जाती है, या फिर बिजनेस बहुत चल रहा होता है वो एकदम ही ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर भी आप काम करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। अब मैं आपको इंडस्ट्री की बात करता हूँ और एक नगर वास्तु की बात करता हूँ। जब से हमने पिछला पॉडकास्ट किया था एस्ट्रो वास्तु का, उसके बाद से 100 से ज़्यादा पॉडकास्ट एस्ट्रो वास्तु के ऊपर रिलीज़ हो गए हैं। तो इंडस्ट्रियल वास्तु, सबसे पहले देखिए कि इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री 2 प्रकार की होती है, MSME स्मॉल इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री बिग इंडस्ट्री। आप किसी भी इंडस्ट्री, बहुत बड़े आपने वास्तुकार को बुला लिया, 5 से 10 लाख रुपए वास्तु वाले को दे दिए और आपका इंडस्ट्री का वास्तु करके चला गया। मैंने पिछले कुछ टाइम में, पिछले 2 से 3 सालों में इंडस्ट्रियल वास्तु किया। तो मैंने पहले तो ये देखा कि आपकी कुंडली में छोटी इंडस्ट्री लिखी है या बड़ी इंडस्ट्री लिखी है। पहले तो आप इस बात को समझिए कि जो 6ठा घर है वो छोटी इंडस्ट्री का है और जो 8वां घर है वो बड़ी इंडस्ट्री का है। जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं, चाहे वो जिंदल का सरिया है, चाहे वो टाटा का है, रिलायंस का है, तो उनका 8वें घर का संबंध कहना कि 11वें घर से या 10वें घर से होगा, तभी उसकी इंडस्ट्री बड़ी है। और यदि उसके 8वें घर का संबंध 6ठे घर से या 12वें घर से होगा तो बड़ी इंडस्ट्री खोल लेगा। जैसे आपने देखो ना, कुछ लोग हैं छोटी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को, और जैसे ही उन्हें बड़ी इंडस्ट्री में गए उनका काम चौपट। उसके बाद वास्तु वालों को बुलाते रहते हैं, पूजा करवाते रहते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पा रहे कि आपकी कुंडली में बड़ी इंडस्ट्री का योग ही नहीं है। पहले आप तो वो योग तो बनाओ, उसके बाद उस देवता को बनाओ। अच्छा, जिस कोई बंदा है जिसकी वो छोटी खोल के बैठा है, उसकी छोटी नहीं चल रही है, उसका योग ही बड़ी इंडस्ट्री का है। और ये नगर वास्तु क्या होता है? नगर वास्तु, अब नगर वास्तु के बारे में सोचिए। मैंने देखिए क्या, जब आप किसी के बारे में रिसर्च करते हैं तो आपकी सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, आपको सबके पॉडकास्ट देखने पड़ते हैं, कौन सा वास्तु क्या बात कर रहा है, आपको ये भी बातें कहनी पड़ती है। नगर वास्तु के बारे में बोला गया कि पुराने समय में राजा महाराजा नगर वास्तु करवाते थे, रेजिडेंशियल वास्तु नहीं होता था। आपने अभी पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि नगर वास्तु अलग चीज़ है और रेजिडेंशियल वास्तु अलग चीज़ है, कमर्शियल वास्तु अलग चीज़ है और इंडस्ट्रियल वास्तु अलग चीज़ है, और स्पिरिचुअल वास्तु अलग चीज़ है। सभी के अलग अलग पद होते हैं, सभी की अलग अलग एक योग होते हैं और सभी की कैलकुलेशन टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले नगर वास्तु की बात करता हूँ। और नगर वास्तु आज की डेट में अप्लाई होता है कि नहीं होता, पहले क्वेश्चन ये। पुराने टाइम में नगर वास्तु कौन कराता था? राजा महाराजा। क्या आज की डेट में नगर वास्तु अप्लाई होता है? होता है। किन के लिए होता है? ये नगर वास्तु उनके लिए अप्लाई होता है, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा, जो बिल्डर हैं। अच्छा, सोसाइटी बना जो सोसाइटी बना रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं, तो ये उनके ऊपर लागू होता है नगर वास्तु। तो इसकी पूरी अलग कैलकुलेशन है। अब उनके अंदर उनको देखना चाहिए कि वो नगर वास्तु के अंदर देखा ना, एक वो सैंपल फ्लैट बनाते हैं, आपने देखा होगा। तो उनको यदि वो नगर वास्तु कर लें अपने, तो ये सैंपल फ्लैट कहाँ बनाएं, वो जिम कहाँ, या जो एंटरटेनमेंट क्लब है इसका एक जोन होता है, वो कहाँ बनाएं, स्विमिंग पूल कहाँ बनाएं, एक इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक सिस्टम लगता है, वो कहाँ रखें, वो खुद का ऑफिस कहाँ, पानी की टंकी कहाँ रखें, एंट्री गेट कहाँ से बनाएं, अपने बोर्ड कहाँ पे लगाएं ताकि लोगों को जल्दी जल्दी पता लगे, लोगों को कहाँ घर दें और अपना ऑफिस वहाँ पे कहाँ पे बिठाएं, सेल्स टीम को वहाँ कहाँ पे बिठाएं। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, इसे नगर वास्तु कहते हैं। मैंने पिछले पॉडकास्टों में 3-4 पॉडकास्टों में देखा, कोई कह रहा है कि सर साउथ वेस्ट में नहीं बैठना चाहिए, कोई कहता वेस्ट में नहीं बैठना चाहिए, कोई कहता नॉर्थ में बैठना चाहिए। तो भाई नगर वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु खिचड़ी सी बना दी गई है। अपनी बात को कहने का मतलब समझिए। पहले आपको कहाँ सोना है, मैक्सिमम लोग आपको ये कहते हैं कि आपको साउथ वेस्ट में सोना है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मैक्सिमम लोग ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम
टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, नोएडा में चले जाइए। इंडिया के अंदर मैंने अभी आज तक 1000 से ज़्यादा घरों का वास्तु कर दिया होगा। जितने भी फ्लैट्स हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो नोएडा में है, चाहे वो गुड़गांव में है, चाहे वो मुंबई में है, चाहे वो दुबई में है, 99% के अंदर, 90% के अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या सभी को कैंसर हो जाएगा? क्या सभी के सभी खराब हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, पहली बात। अब इसको समझने, लोग ये भी कहा जाता है कि साउथ वेस्ट की एंट्री है, आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसा भी नहीं है। साउथ ईस्ट का कॉर्नर का घर है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। आप पहले आप उसको समझिए। आपका जो वास्तु है वो कहाँ से डिपेंड कोरिलेट करता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ से, कुंडली से। यदि कुंडली में भी ग्रह खराब हैं और आपने वास्तु में भी खराब कर ली है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा। अब लेकिन वो चीज़ बन गई है, आपने क्या बोला कि मैंने टॉयलेट बना दिया नॉर्थ ईस्ट में, अब मैं क्या उसको उखाड़ दूँ, मैं उसको बंद कर दूँ, क्या मैं ठीक हो जाऊँगा? अरे भाई, एक बार तो राहु वहाँ पे स्थापित हो गया ना, तो आप उसको टॉयलेट को यूज़ करो चाहे ना करो। अक्सर लोग आते हैं वास्तु वाले, मैं जाता हूँ, सर कोई हमारा हल ही नहीं हुआ, उन्होंने टॉयलेट बंद करवा दिया या टॉयलेट को उखड़वा दिया। तो टॉयलेट क्या है? राहु है। किसी भी टॉयलेट को बंद करने से पहले आपको राहु देवता से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हम आपको इस दिशा से विदा कर रहे हैं। तो 4 सूखे नारियल पहले जल प्रवाह करने पड़ते हैं। सूखा नारियल क्या है? राहु है। उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आपको टॉयलेट को, सीट को रिमूव करना पड़ता है। मतलब हर चीज़ की एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। हम आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े उपाय बता रहे हैं, लोगों को अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को, यदि आपको बड़ा बनना है, तो बड़ी चीज़ों को अटेंड करना है, तो फ्री वाले जमटे में नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं फ्री वाले की बात करता हूँ आपसे। अब यहाँ पे ना 2 तरीके की सरकारें हैं। एक सरकार ने एक सिस्टम बना दिया कि भैया फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे। क्या आपको लगता है सही है? सर लोगों के हिसाब से जो तो परेशान सही है है। उनको अगर कुछ मिल रहा है तो सही है, गरीबों को श्रीलंका का क्या हाल हुआ है आज? श्रीलंका का क्या हाल है? पाकिस्तान का क्या हाल है? तो मैं कहने का मतलब है दोस्त, इंडिया में के ऊपर जब अंग्रेज़ों ने आके राज किया था तो उनको सबको पहले फ्री में काम दिया था, फ्री में राशन दिया था। तो लोगों ने क्या किया, हमें लगा कि अंग्रेज़ बहुत अच्छे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेज़ों को आने दिया और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया। तो मैं कहता हूँ कि ये गुलामी वाली चीज़ें नहीं मत करो। हम ये फ्री वाली चीज़ों को क्यों भाग रहे हैं जब भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है? हम तो भगवान से ये प्रार्थना करें। पास नहीं है ना सर। और सर ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, गरीब आदमी भी तो है। अगर सरकार फ्री में दे रही है तो देखा जाए गरीब का तो भला ही हो रहा है। और पिस्ता कहीं ना कहीं हर बार गरीब ही है बेचारा। किसको देना चाहिए फ्री में? जो गरीब है। आज बिजली का बिल माफ़ कर दिया, आपका भी हो रहा है, गरीब का भी हो रहा है। तो हमें किसको ज़रूरत है फ्री की? जो गरीब है, या तो उसी को मिले या फिर सबको क्यों मिले? वही गरीबों बात को को समझिए। जितना मिल पाए उतना मिलना उतना बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ मिलना चाहिए, लेकिन मिले उसको ना जो उसके लायक है, जो उसके काबिल है, और या जिसको चाहिए, जिसके पास है और वो भी ले रहा है, तो मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये नगर वास्तु टोटली जो बिल्डर के लिए, मैं आपको कहूँगी, अधिकांश बिल्डर जैसे बिल्डर बनाते हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू। आपको पता है कि हमारे यहाँ अष्टो वास्तु में 45 देवी देवता होते हैं, उसमें से एक देवता है वरुण देवता। यदि वो नाराज़ हो जाएं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे आपके ऊपर पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपने जैसे ही घर बनाया, ऑफिस बनाया, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा आपका गलत जोन में लग गया, तो आपके इनकम टैक्स या इन चीज़ों के छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे कहना, वास्तु के ऊपर या कभी ऐसी बातें पहले हुई हैं क्या? हाँ, बात सुनिए, आप मेरे चैनल को अभी उठा कर देख लीजिए कि मैंने ऐसी बातें की हैं जो आज तक नहीं हुई हैं। आपको लकड़ी के बर्तनों में खाना खाना चाहिए, आपको तांबे के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। कब खाना चाहिए ये एलिमेंट देख के पता लगता है। यदि आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट नहीं है तो आप तांबे के बर्तनों में खाना खाओ। यदि आपकी बॉडी में वुड एलिमेंट नहीं है तो आप लकड़ी के बर्तनों में खाना खाओ। आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट नहीं है, स्पेस एलिमेंट नहीं है, तो आपको हफ्ते में सैटरडे को लोहे के कढ़ाई में हलवा बना के खाना चाहिए। कैंडल लाइट डिनर की बात करते हैं अक्सर। कैंडल लाइट डिनर किसका कंसेप्ट है? डेटिंग का है, डेटिंग का है, फॉरेन का है, आपको लगता है? जबकि कैंडल लाइट डिनर इंडिया का कंसेप्ट है। अच्छा, इंडियन शास्त्रों में लिखा गया है। उन्होंने बोला है कि जिसका मंगल खराब है, जिसके पेट में समस्या है, जिसके रिलेशनशिप की समस्या है, उसको कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए। पर जब कैंडल लाइट डिनर के लिए पार्टनर भी तो होना चाहिए, या वो अकेले ही बैठ के नहीं, कर ले? दोनों बातें अलग होती हैं। जब आपके पेट की समस्या तो पार्टनर क्या करेगा, और जब आपके पार्टनर के साथ रिलेशन की समस्या है तो पार्टनर काम करेगा। आज मैं बताता हूँ, किसी भी समस्या का 9 के 9 ग्रह हैं, तो एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो लोन, कर्जे, दुश्मनी, मुकदमेबाजी कराता है? 99% आपको एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि राहु करवाता है, जबकि मैं बताना चाहूँगा कि ये मंगल करवाता है। मंगल जब अमंगल हो जाता है तब कर्जा देता है, तब दुश्मनी देता है, तब कोर्ट केस करवाता है, तब ये एक्सीडेंट करवाता है, और तब ये मृत्यु करवाता है। मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, कौन कौन सी? मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि अच्छी अग्नि है,
और 8 नंबर राशि शमशान की अग्नि है। आपको पता है कि जितने भी इंडिया के अंदर पेट्रोल, एलपीजी या गैस सिलेंडर या इस तरीके का जो डीजल या पेट्रोल का काम करते हैं, वो कौन सी राशि से देखा जाता है? आप ही बताओगे। वृश्चिक राशि से। 3 प्रकार के जल होते हैं, एक पीने वाला जल, एक जो नीचे वाला ज़मीन के अंदर का जल है वो कौन सा जल है? कच्चा तेल। और एक जल कौन सा है? समुद्र का जल, जिसे कोई पी नहीं सकता, जिस पे आज तक भी काम चल रहा है। इसको पीने का पानी बहुत ही कम लोगों ने बनाया है, लेकिन सक्सेस है कि नहीं मालूम नहीं है। तो उसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखते हैं? 4 नंबर राशि कर्क राशि है, जिसे हम पीने वाला पानी कहते हैं। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि है, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं। और 12 नंबर राशि धनु राशि मीन राशि है, जिसे हम समुद्र की राशि कहते हैं। और मीन राशि को घमंड वाला पानी भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु जब भी शिक्षा ज़्यादा हो जाती है तो गुरु को क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है, गुरु को ईगो हो जाती है। तो समुद्र को ईगो वाला पानी, घमंड वाला पानी कहा जाता है, क्योंकि देखो ना समुद्र कितना बड़ा है, वो फिर भी किसी के काम नहीं आता है। वो पानी हो ना तो नहाने के काम आ रहा है, ना बर्तन धोने के काम आ रहा है, ना वो पीने के काम आ रहा है। सर वैसे मैं ये सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, आप उनसे थोड़ा अलग बता रहे हैं कि यार मेरा ये मानना है। और मैं आपको बता दूँ, हमने एस्ट्रोलॉजर से ये बात करी कि भाई अगर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की या गर्लफ्रेंड वाइफ्रेंड की लड़ाई होती है तो वो उन्होंने अपने अपने उपाय बताए हैं। तो मैं आपका जानना चाहता हूँ, आप उसमें डील करते हैं? बिल्कुल डील करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी क्षेत्र में आपको डील करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिलेशनशिप का कौन सा हाउस है? 5th हाउस, लव एंड रिलेशनशिप का। और 7th हाउस क्या है? उसको मेंटेन करने का, स्किल एंड रिलेशनशिप का। लव का हाउस कौन सा है? 5th हाउस। और स्किल एंड रिलेशनशिप का हाउस कौन सा? 7th हाउस। 7th हाउस में काल पुरुष की राशि कौन सी है? 7 नंबर, तुला राशि। 7th हाउस तुला राशि और वास्तु में साउथ वेस्ट। ठीक है। अब आप ये देखिए कि बहुत से लोग हैं, लड़कियां अक्सर आपको क्या कहती हैं कि सर सामने वाला ना मेरे को समझता नहीं है, जबकि जब तुला राशि में चंद्रमा बैठा हो तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती लड़की कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और कहती क्या कि सामने वाला मुझे समझता नहीं है। तुला राशि में मंगल बैठा हो तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा तलखी आ जाएगी, बहुत जल्दी गर्माहट पैदा हो जाएगी, आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से बहुत जल्दी हो जाएगी। तुला राशि के अंदर सूर्य बैठा हो, आपका प्रोसेस झगड़ा हो जाएगा, आपके पिताजी से रिलेशन नहीं बनेंगे, आपके बॉस से रिलेशन नहीं बनेंगे। तो तुला राशि के अंदर शनि बैठा हो तो यदि 2 पार्टनर है, एक जना कम रोमांटिक होगा, क्योंकि शनि देवता क्या है, उनको कोई रोमांस से मतलब नहीं। और तुला राशि में शुक्र बैठा होगा तो दोनों रोमांटिक होंगे, आदमी मिलने जुलने वाला होगा। और तुला राशि में राहु बैठा होगा तो सामने वाला पार्टनर आपको झूठ बोलेगा, आपसे मिस्टीरियस बात करेगा, आपसे बात घुमा फिरा के करेगा। और वहाँ पे केतु बैठा हो तो सामने वाला पार्टनर आपसे सच बोलेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप योग समझिए, मतलब कुंडली से आप बता दोगे कि बता देंगे। ये मैं हो आपको ये बताता हूँ कि आप दूसरे हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, मैं आपको बताऊँगा। आपको खट्टा पसंद है, आपको मीठा पसंद है, आपको तीखा पसंद है, आपको नॉनवेज पसंद है, आपको स्ट्रीट बोर्ड पसंद है, मीठा का भी पता चल जाएगा सर? सब पसंद आ जाएगा कि आपको कड़वा पसंद है कि कौन सा पसंद सर है। आपके पास तो कोई कुंडली लेके आ जाए, आप तो उसका एक्सरे कर दोगे। पूरा एक्सरे कर देता सर हूँ आप भाई। उसके राज भी खोल दोगे मुझे लग रहा है। मैं अभी क्या राज खोलने की बात मैं अभी पॉडकास्ट के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत सी फीमेल्स मेरे पास आती हैं, मुझे बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड का ना किसी और जगह चक्कर, कहीं और चल रहा है सिस्टम। तो मैं बोलता हूँ मैडम ज़्यादा मत कीजिए कि आपका भी चल रहा है। अच्छा ये भी तो सही है तो सर। देखिए मैं उसको ये तक बता देता हूँ कि आपकी लाइफ में शादी से पहले कितने रिलेशनशिप रहेंगे, शादी के बाद कितने रहेंगे, और अभी आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं उसकी कुंडली देख के ये बता देता हूँ। आप मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं आपको उसको फीडबैक ले। अभी कल ही मैं दिल्ली में था, रेडी से मिलूँ, मेरे को तो एक लड़की आके बोली कि सर मेरे 2 रिलेशनशिप चल रहे हैं, मैं किसके साथ जाऊँ। तो मैंने बोला कि जिससे तरह भी रिलेशनशिप चल रहा है वो उसकी हाइट लंबी होगी, देखने में सुंदर नहीं होगा, और उसके माँ आपका एज का डिफरेंस होगा 5 से 7 साल का। और जिससे आपकी शादी होगी वो दिखने में सुंदर होगा, वो बिजनेसमैन होगा। पहला जॉब बताया था, दूसरा मैंने कहा बिजनेसमैन होगा। तो कहती है सर दोनों लड़कों की सेम नेचर है जैसे आपने बताई है, तो शादी किससे होगी? मैं कहा जिस उससे होगी जिससे आपको मैंने बताई है, इससे आपका रिलेशनशिप चलेगा, इससे आपकी शादी होगी। तो ये आपकी कुंडली से देखे पता है कितने आपके अफेयर होंगे, अफेयर सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, सामने वाला आपको छोड़कर जाएगा या नहीं जाएगा। अब एक बात सुनिए, आपकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद 3 तरीके के योग बनते हैं कि सामने वाला बंदा आप पे कोर्ट केस करेगा, या आपका बिजनेस पार्टनर है, या सामने वाला बंदा आप पे ब्लैक मैजिक करेगा या वशीकरण करेगा, या सामने वाला बंदा ना तो आप पे कोर्ट केस करेगा ना ब्लैक मैजिक वशीकरण कुंडली में करेगा, होता है कि ब्लैक मैजिक करेगा या नहीं। करेगा या तांत्रिक के पास जाएगा, या फिर आपको छोड़ के चला जाएगा। बताओ ये भी कुंडली में है कि सामने वाला तांत्रिक के पास जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। अभी बताता हूँ कैसे। अभी ये योग है आपकी कुंडली में, योग आप अपनी कुंडली खोलिए। मैं एक बोलता हूँ कि आप अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली चेक कीजिए। 7वां घर हमारे रिलेशनशिप का होता है। 7वें घर का मालिक यदि 12वें घर में बैठ जाए तो सामने वाले पार्टनर और उसके ऊपर गुरु की नज़र
या गुरु की दृष्टि ना हो, गुरु का संबंध ना हो, तो सामने बंदा आप पे कोर्ट केस करेगा। मुझे बंदा आता है पूछने के लिए कि सर ऐसा करके मेरे को हमारा रिलेशनशिप इशू है। तो मैंने कहा अभी रुक जा, थम जा, अभी तो मेरे को बताने दे। तो मैंने कहा बेस ने तेरे पे केस कर रखा होगा। तो दूसरे वाले को बताता हूँ भी तेरे पे केस नहीं कर रखा, इसने तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रखा है या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि छठे घर का मालिक तो 7वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठ गया तो 8वां घर का मालिक हो गया। और 12वें घर में चला जाए तो वो बंदा, अब उसका मन चेंज हो जाता है, क्या मेरे को आपके साथ में नहीं रहना है, मुझे आपकी आदतें पसंद नहीं हैं, या वो बंदे को दूसरा बंदा उसको लाइक करने लग गया। वो ना तो आप पे कोर्ट केस करेगा, ना ब्लैक मैजिक तांत्रिक के पास जाएगा, लेकिन अब वो आपके साथ रहना नहीं चाहता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, सिंस आप इतने बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हैं और एकदम सटीक तरीके से आप बता रहे हैं, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका पार्टनर उन पे चीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसकी भी एक आप बता दो तरीका, अगर वो मैं जान ले। बिल्कुल अभी बता देता हूँ तरीका। देखो मैं ये कह रहा हूँ, योग बताता हूँ। देखो आप उपाय की बात मत कीजिए, उपाय तो आप मेरे से जब मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। या तो उसका चक्कर चल रहा है कहीं या फिर वो चीट कर रहा है, उसका एक तरीका बता दो ताकि लोग जान लें। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने अभी एक रील भी बनाई है इसके ऊपर कि सामने वाला बंदा आपके लिए ईमानदार है कि नहीं है, कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर पैसे लेके काम करेगा या ईमानदार से काम करेगा, और कौन सा पार्टनर सामने वाला लड़की देखेगा या लड़का लड़की देखेगी या लड़की लड़का देखेगा तो उसका मन विचलित हो जाएगा। ये एक कौन सा ग्रह डिपेंड करता है, 99% एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेंगे कौन सा ग्रह करता है। आप बताओ, आप एक गैस तो कीजिए। आप ही बताओ। शुक्र, मंगल, राहु। 99 एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे जिसका राहु खराब है वो करेगा, जबकि मैं कहता हूँ कि राहु नहीं करता ये काम सूर्य करता है। आत्मा का कारक ग्रह कौन सा है, सूर्य। आप पढ़ लीजिए ना, गूगल कीजिए ना, आपको करने की जरूरत नहीं है कि राहु किसका ग्रह है, रिलेशनशिप का, राहु डिजिटल मीडिया का, राहु आत्मा का ग्रह, कारक ग्रह ही नहीं है। सूर्य के साथ में सूर्य नीच का है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, 7वें घर में सूर्य नीच का होता है, 8वें राशि में सूर्य नीच का होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा को घेर के काम कर लेगा। लेकिन कब घेरेगा तब जब उसके साथ में राहु केतु या शनि की या तो दृष्टि हो या उसके साथ में संबंध बनाएगा, तब ऐसा लोग अपने पार्टनर को धोखा देगा, अपनी वाइफ को धोखा देगा, अपने संबंधों को धोखा देगा। तो मैंने आपको बात समझी है कि लोग अक्सर राहु के पीछे पड़े हुए हैं, राहु अरबपति बना देगा, राहु करोड़पति बना देगा। भाई राहु तो कुछ करता ही नहीं है, राहु को तो काम है मैं तो या तो मेरे को खिलाऊं या अपना खेल बिगाड़ दूंगा। और सर एक वो टर्म भी चल रहा है बड़ा, वशीकरण का आजकल, की भाई वशीकरण करवाना है किसी पे, ये सब क्या होता है सर, थोड़ा ये बताओ। है भी, होता भी है, ये भी बताओ। बिल्कुल होता है। देखिए सबसे पहले वशीकरण की बात सुनिए, वशीकरण क्या चीज़ है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या वशीकरण अच्छा है या वशीकरण बेकार है। वशीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा वशीकरण और एक बुरा वशीकरण। ठीक है, अच्छा वशीकरण किसे कहते हैं, अच्छा वशीकरण उसे कहते हैं कि मेरे को मेरे अफसर से, मेरे बॉस से काम करवाना है और फेवर में ना उसका काम नुकसान होगा ना मेरा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन काम, एक पत्नी को अपने पति से हाँ करवानी है, पति को अपनी पत्नी से हाँ करवानी है, एक नया घर लेना है, कहीं जाके शिफ्ट होना है, दोनों के लिए अच्छा, लेकिन पत्नी को मान नहीं रही है, तो हम कुछ टाइम के लिए एक वशीकरण कर देते हैं, जिसमें कैसे करते हैं? एक वशीकरण का एक पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपने सिर्फ क्या सुना है, वशीकरण शुभ सुना होगा। इसके अलावा 4 वशीकरण में चीज़ें और भी हैं। सर वशीकरण का तरीका बता सकते हो? हाँ, वशीकरण आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट? देखो वशीकरण के तरीके में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो सीखा वो कंकाल वंकाल घोपड़ी वोपड़ी वो सब देखिए वो एक अघोरी बाबा जी करते हैं। वशीकरण भी मैंने आपको बताया ना कई प्रकार का होता है, उसे अघोरी वशीकरण कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो व्यक्ति की डेड बॉडी जाती है ना शमशान भूमि में, जब तक उसकी मोक्ष नहीं गया, जब तक उसकी खोपड़ी पे वो बांस नहीं मारा जाता है तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता है, तब तक उसकी आत्मा का वहाँ पे काम नहीं होता है। तो जितने भी अघोरी लोग हैं ऐसी लाशों का इंतजाम करते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है या आवारा लाशें होती हैं, तो उनसे वो वशीकरण किया जाता है। वो वशीकरण मैं नहीं करता हूँ। मैं किसी का वशीकरण काट सकता हूँ, मेरे पास एक टीम है, लेकिन हम किसी का ऐसा वशीकरण नहीं करते कि सामने वाला का नुकसान कर दे, या कोई लड़का बोले कि सर उस लड़की के साथ में मेरे रिलेशन बनवा दो, ऐसा कोई काम मैं नहीं करता हूँ, ना ही मुझे ऐसे काम कोई करना। हम क्या वशीकरण के पहले तो 4 तरीके समझ लीजिए कि वशीकरण 4 प्रकार का होता है। अच्छा वशीकरण, इसमें हम कुछ टाइम के लिए 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए, जब तक मेरा कोई काम नहीं हो जाए, हम सामने वाले के माइंड को चेंज कर सकते हैं कि वो आपके फेवर में काम बोलें। उसके बाद आता है उच्चाटन। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है, एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन घर वालों को पता है कि ये लड़का उसके लिए सही नहीं है, इसको ख़राब करेगा। या एक लड़का है या एक वाइफ है, उसका कहीं और के साथ में एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर चल रहा है, लड़की का चल रहा है या वाइफ का चल रहा है, हस्बैंड का चल रहा है, तो उसे उच्चाटन के द्वारा उन दोनों का मोह भंग आपस में किया जाता है। इसे एक आता है विद्वेषीकरण। विद्वेषीकरण का मतलब कोई व्यक्ति आपसे जलन कर रहा है, वो आपके साथ में शत्रु, एक कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो चाहता है कि आपका काम नहीं होए और मेरा काम हो जाए, मतलब विद्वेष की भावना, एक द्वेष की भावना। तो हम चाहते हैं कि उसकी विद्वेषीकरण का काम
खत्म हो जाए। और एक होता है स्तंभन, उसे बोलते हैं शत्रुता। अब एक बंदा है वो आपको मरने मारने पे तैयार है, वो हथियार लेके बैठा है कि मैं तो भैया तेरे को मारूंगा, मैं तेरे को गोली मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आपस में शत्रुता होगी, एक बच्चे का काम हो गया। तो ये स्तंभन के अंदर आता है, जिसमें हम उसका माइंड को चेंज करते हैं कि आपको माइंड नहीं, उसकी शत्रुता को ख़त्म करना है। तो ये 4 प्रकार का वशीकरण आता है। इसे मौन वशीकरण या अलग अलग वशीकरण के भी प्रकार हैं, स्तंभन के भी प्रकार हैं, उच्चाटन के भी प्रकार हैं। और लेकिन आपको अच्छे तरीके से करना है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप बोलें कि मेरी वाइफ को मेरे कब्जे में कर दो या मेरी सास को कर दो, अगर घर के लिए हामी दिलवानी है वो करवा दो, वो कर सकते हैं। वो भी मैं उसका पहले बात समझूंगा, देखिए, क्योंकि मेरे को भी भगवान को जान देनी है। आप बात समझिए, पैसा गलत तरीके से पैसा हुआ गलत तरीके में जाएगा। सही बात है। आप बात समझिए, मुझे अपने बच्चों को ऐसी कोई हैप्पी क्राइम मनी नहीं देके जानी। मुझे अब आजकल के लोग आते हैं, मैंने काली माता को देखा है, मैंने भूतनी मेरे अंदर आ गई थी या भूत मेरे अंदर आ गए। भैया ऐसा कुछ नहीं है, इनको करने वाले लोग कुछ और ही हैं, उनकी वेशभूषा कुछ और रहती है, उनका खाना पीना कुछ और होता है। तो ये चीज़ें मैं भी खुद नहीं करता हूँ, मेरे पास बंदे हैं, मेरे पास चीज़ें हैं, मैं उन लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, जिनका जेन्युइन तरीके से करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को कि 90% एस्ट्रोलॉजर का बुढ़ापा अच्छा नहीं होता है। कितने एस्ट्रोलॉजर जो 5 लाख महीना कमा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख रुपये GST भर रहा हूँ। फिर आपके पास तो बहुत है। तो भैया बहुत है तो मैं कोई ऊपर से ना लेकर आया हूँ, प्रकृति ने तो दिया है। मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ें अपनाइए। मुझे लगता है कि जो पैसा सही तरीके से पैसा कमाया वही आपका है, वही आपके पास रुकेगा, वही आप आगे बच्चों को देके जाओगे, वही संस्कार देके जाएगा। आज तक ये इतिहास है कि चौथी पीढ़ी पैसा बरकरार नहीं रख पाएगी। चाहे आप किसी भी राजा की देख लो, किसी बड़े से बड़े सेठ की देख लो, चौथी पीढ़ी से ज़्यादा पैसा आपके ऊपर नहीं रुकेगा। तो हमें ऐसा काम क्यों करना है दोस्त? हम आए हैं, शास्त्रों में लिखा गया है। मैं तो आज जब भी सुबह से उठता हूँ, अच्छा मैं आपके पॉडकास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने क्या लिखा था अपनी स्टेटमेंट में कि 2023 में पीपल से कि आचार्य लवभूषण इज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। अभी मैंने अपनी स्टेटमेंट में जो पूजा की है वो ये लिखे 2024 में कि जो भी जातक आचार्य लवभूषण जी के पास आए उसका काम हो जाए, पर उसका सर काम बन काम जाए। तब बने ना जब आप अटेंड कर पाओगे, क्योंकि अभी कंप्लेन आ रही है कि भूषण जी अटेंड नहीं करते हैं। सर खास ना इसको पिछले कैसे पॉडकास्ट टैकल के बाद करोगे आप? माना पिछले पॉडकास्ट पे आपने 12 लाख व्यूज दे दिए, उसके बाद आपके पास क्लाइंटेज बहुत बढ़ गई, लेकिन आप अटेंड क्यों नहीं कर पाए सर? देखो ये बात आपने सही की है। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आपने आज ले लिया। मैं बताऊंगा कि मैंने क्या स्टेटमेंट डाली थी कि आचार्य लवभूषण बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। हुआ क्या, मैंने उसकी पूजा भी की, एक मैनिफेस्ट भी किया। आपको मैंने बताया कि चीज़ों को पूरा करने का भी एक तरीका होता है, हमने इसको लागू करने की कोशिश की। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया, एक विशेष पूजा मैंने लास्ट ईयर की थी, विशेष मंत्रों के साथ में की थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो उसे बोलता हूँ कि आपको 4 कंसल्टेंसी मेरी लेनी ज़रूरी है। पहली कंसल्टेंसी में उसे मैं सिंपल उपाय बताता हूँ, उसकी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड कंसल्टेंसी में जो अभी मंत्र को जो मैंने भी सिद्ध किया है या जो अपने ऊपर किया है उस पर बात करूँगा। थर्ड कंसल्टेंसी पे एक अलग जो प्रक्रिया है वो करूँगा। फाइनल में एक जो से कहते हैं कि अब तू रॉकेट में बैठ गया, तमाम। अब काम तो अपना काम करने में लग जाएगा। चौथी में चौथी में काम तमाम। काम तमाम नहीं, चौथी में शिष्ट। तो जैसे वो कहता है। तो उसके बाद फिर मुझे पता है कि इसने 4 कंसल्टेंसी ले ली, अब वो मुझे ज़िंदगी भर छोड़ेगा नहीं। अब हुआ क्या, आपने बोला कि कमेंट आ रहे हैं। मैंने शुरू में एक एस्ट्रोलॉजर ने काम करता है तो कितने बंदे रखता है एम्प्लॉई? 5 रख लेता है, 3 रख लेता है। तो मैंने भी 3 रख लिए। अब भैया कॉल आनी शुरू की, ज़्यादा ओवरफ्लो आ गया। ओवरफ्लो आ गया। तो लड़कों ने, बच्चों ने क्या गलती की? मैं तो कहीं वास्तु करने गया हुआ था बाहर 15 दिन के लिए, अभी भी मैं पिछले 15 दिन से बाहर हूँ और आज ही आ रहा हूँ। तो बच्चों ने क्या कहना कर दिया, बच्चे क्या होते हैं उतना मैच्योर नहीं होते हैं। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि सर आपकी कुंडली 5-7 दिनों में देख लेंगे। क्योंकि एक दिन में पहले एस्ट्रोलॉजर बस कितने क्लाइंट आते हैं कि 5-10 आगे, 15 आगे। तो अभी हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने कहा है कि अनप्रोफेशनल। अभी हम प्रोफेशनल की बात करते हैं। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैं एस्ट्रोलॉजी का इतना बड़ा ऑफिस बना रहा हूँ जितना आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं बना है। मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एस्ट्रो विलेज बना रहा हूँ। अभी मेरे ऑफिस में जयपुर में खोल के देखोगे 3-3 हज़ार स्क्वायर फुट के 2 फ्लोर लिए हैं। अभी 30 लोग मेरे पास दिन रात काम कर रहे हैं। 25 से 30 लोग अभी जनवरी में ज्वाइन करेंगे, जिसमें मैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ जो आज तक एस्ट्रोलॉजी के इतिहास में नहीं बने हैं। आज तक इंडिया के इतिहास में जो शास्त्रों में लिखा तो गया है, लेकिन वो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब कैंडल लाइट डिनर की बात करता हूँ। आपने कहा था ना कि कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए, तो जब भी कैंडल लाइट डिनर करें तो कैंडल कैसी होनी चाहिए? मोम की होनी चाहिए। उसकी शेप क्या होती है? सीधी होती है, गोल होती है। सीधी भी आप है। जितने, हाँ सीधी तो होती है, मोमबत्ती तो सीधी होगी। तो अभी मैक्सिमम जो कैंडल्स हैं मार्केट में, मैक्सिमम क्या कैंडल आती ही गोल हैं, राउंड गोल आती हैं। तो जो कैंडल के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कैंडल चौरस होनी चाहिए। चौरस मतलब
चौकोर। स्क्वायर राउंड कैंडल का मतलब कि डिनर करते भी हैं तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आता है। तो कौन से कलर की कैंडल होनी चाहिए? 9 ग्रह हैं तो 9 अलग अलग कलर की कैंडल होनी चाहिए। तो आपके लिए जो रेमेडी है, आपके लिए काम कैसे करेगी, आपके लिए उपाय कैसे करेगा? जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट बाथरूम आ गए या साउथ ईस्ट में आ गया, तो कौन सी कैंडल जलाते ही, कौन से कलर की जलाते ही आपका वो दोष खत्म हो जाएगा, ये हमारे अच्छा, ऐसा भी शास्त्रों होता में, है? हाँ, तो ये चीज़ें सब लिखी हुई और हैं। वो भी आता है जैसे फ्रेग्रेंस भी आती है इसमें अलग अलग टाइप की, तो वो भी बंदे के हिसाब से लेनी फ्रेगनेंस भी आती है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अभी तैयार किए हैं, अभी करीब 50 लोग हमारी टीम में अंदर से लगाएंगे जो इस पर रिसर्च कर रही है कि हमें कौन से प्रोडक्ट तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, क्या 12 राशियाँ हैं, किस प्रकार की राशि को, कौन से जानवर को आपको क्या खिलाना है, जाके आपके रिलेशन अच्छे हो जाएं, पैसा ज़्यादा आपके पास आए। उनके ऊपर मेरा पूरा काम चल रहा है, मेरा का पूरा रिसर्च चल रहा है। मैंने पूरे जैसे अपने सीक्रेट मूवी नहीं देखी थी आपने, सीक्रेट, हाँ हाँ हाँ। द सीक्रेट, तो उसमें उन्होंने 7 से 8 लोगों को इकट्ठा किया था कि जिन्होंने वर्ड पे को लॉ अट्रैक्शन पे काम किया। तो ऐसे ही मैंने पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ऐसे 7-8 महारथियों को इकट्ठा किए जो अभी सोशल मीडिया पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें आना भी नहीं है, तो मैंने कहता भी तू आगे दूर है, हम तेरे लिए काम करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे। तो मैंने ऐसे लोगों को ढूंढा है, हम ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक बताता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से यदि किसी का नंबर नहीं आया तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले एक नई रिसर्च मैंने निकाल कर लाया हूँ। हर 2 से 3 महीने के बाद एक नई रिसर्च मेरे पास आती है, एक चीज़ आती है। रिसर्च सर करते कैसे हो आप? रिसर्च कैसे करते हैं? रिसर्च क्या कुंडली के ऊपर होती है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा एक अमीर बन जाता है, एक बंदे को झटका पर लग जाता है। जैसे अभी देखा कि भजनलाल शर्मा जी अचानक से मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान के, मध्य प्रदेश के एक बंदा मुख्यमंत्री बन गया एक, तो हम उसकी कुंडली पे काम करते हैं कि एकदम तो से कुंडली उसने देख कैसे के बता देते हो आप, इसकी कंसल्टेशन 1 महीने बाद दूंगा, जैसे आ गई आपके पास से पता चल जाता है आपको? नहीं, देखिए ये एक प्रोफेशन का काम है। कंसल्टेशन तो तभी मिलेगी जब उसका टाइम होगा। हम काम उसका फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले आएगा पहले उसकी कुंडली देखी जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कुंडली की योग क्या है, ये उसकी कुंडली को देखिए हम मजबूत भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि गर्मी चल रही है, तो क्या आप एसी नहीं चलाओगे क्या? या तो गर्मी में मरो या फिर एसी चलाओ। तो एस्ट्रोलॉजी के उपाय ऐसे ही काम करते हैं। अब देखिए मैं इसमें तो कभी कोई बंदे का जिसका बैड कर्मास है या कोई, उसको भुगतने पड़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। लेकिन हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको एक होम लोन लेना है, घर लेना है, सॉरी, तो आपको घर कितने का? 50 लाख रुपए का है और आपके पास 10 लाख रुपए है, तो 40 लाख रुपए क्या करोगे आप? होम लोन लेंगे। तो क्या 40 लाख रुपए घर ले लिया तो लोन नहीं भरोगे क्या आप? यदि लोन नहीं भरा तो बैंक वाले मकान आपसे ले जाएंगे। तो आपने क्या किया कि आपके ऊपर कोई कष्ट है या संकट है, कोई विपदा है, तो आपको भरनी तो पड़ेगी। उपाय ये काम करेंगे, आप उसको किस्तों में भर सकते हो, एकदम से ना करके आप किस्तों में भर सकते हो। ओके। जब आप उसको किस्तों में वो तो भरते रह हैं, गया कैंडल लाइट डिनर के बाद जो होता है उसका उपाय बता रहे थे आप। तो कैंडल लाइट डिनर तो उपाय आपको मैंने बता ही दिया। जहाँ पे आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइफ के बारे में बोल रहे हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है कि रिलेशनशिप की जब आप बात फिजिकलिटी के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है ये एक अलग प्रकार का है। बहुत से लोग जिसके आप देखेंगे कि जो ये एक प्रकार की मतलब क्या बोलते हैं, डिसीज है। जैसे मान लो लड़के आज की डेट में इसलिए शादी नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि मेरे को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और लड़कियां इसलिए नहीं करना चाहती कि मेरे को ये रिलेशनशिप बनाने का मन ही नहीं करता। तो मैं बताता हूँ कि मंगल जो लड़के का प्राइवेट पार्ट है वो है, और शुक्र जो लड़की का है वो है। यदि लड़के लड़की में आपस में इन दोनों की युति है तो शादी भी करना चाहते हैं और रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच में केतु या कोई शनि ऐसा ग्रह आके बैठ गया तो लड़के के में भी प्रॉब्लम आएगी और लड़की के में भी आएगी। अब आप देख रहे हो कि 90% आज की लड़कियों में हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम है। तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में यदि एस्ट्रोलॉजी का ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी हार्मोन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। शुक्र ग्रह आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम देता है। और जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तेरे को लड़का नहीं मिल रहा, तेरे को लड़की नहीं मिल रही, तो प्राइवेट पार्ट पे दही लगाना चालू कर दे, तो भैया हार्मोन की प्रॉब्लम आपकी डबल ट्रिपल हो जाएगी। आप ध्यान रखना। तो जैसे किसी का शुक्र नीच का है और वो जेनेटिकल पार्ट पे या प्राइवेट गुप्तांगों पे लगाया जा रहा है, या वो शुक्र को ऐसे रगड़ी जा रहा है, तो नीच तो पहले का ही है, वो और नीच का हो जाएगा। तो पुराने उपाय कभी भी आप ऐसे मत कीजिए। पर कर सकते हो, लेकिन जान के कर सकते हो जान कि के भाई, करो ना भाई, अगर मेरे को सूट कर रहा है आपको तो। सूट करा तो करो, कौन मना कर रहा है? आप फ्री वाले उपाय करोगे तो भैया ये शुक्र किडनी का कारग्रह भी है, कहीं किडनी ना फेल हो जाए, ये भी ध्यान रखना आप। उपाय मतलब कस्टमाइज आपकी कुंडली के हिसाब से होंगे, कंसल्ट करके ही लें। ऐसा नहीं फ्री में बट रहे हैं तो फ्री में बन रहे हैं तो आप ले लो, ऐसा नहीं है।
चलो जी भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉडकास्ट हुआ। और मैं जनता से कह दूं, सर ने इतने सटीक तरीके से, इतनी प्रिसाइजली आंसर किया हमारे क्वेश्चंस को, तो आप जान ही सकते हो कि सर कितने अप्रोप्रिएट है, एस्ट्रोलॉजी में कितने ज़्यादा प्रिसाइज हैं। तो भाई सर को रीच आउट करने के लिए सर के जितने भी लिंक्स हैं और वेबसाइट के और जो फ़ोन नंबर है सब डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट और सर को प्लीज़ रीच आउट करें। सर आपकी समस्या ज़रूर सॉल्व करने वाले हैं। और मैं जनता से बोल दूँ कि आप लोग ये मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से realitstore.com। यहाँ लिखा है स्पिरिचुअल, उरा तेरी, डरें, जिम करें। और भी डिज़ाइंस और भी मल्टीपल कलर्स में आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। और सर जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं जानने से पहले इतनी बातें करना चाहता हूँ कि दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक ऐसा ज़िंदगी का पार्ट है कि जिससे आप एक ऐसे रथ में सवार हो सकते हैं जो आपको अपने साथ में लेके जाएगी। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि हवा का रुख किधर है और आपको जाना किधर है। हो सकता है कि हवा का रुख पूर्व की तरफ है और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करने के लिए आई है। एस्ट्रोलॉजी चमत्कार ऐसा नहीं है कि ये होती है, चमत्कार तब बोलने लग जाते हैं जब वो काम आपके सीधे होने लग जाते हैं। तो प्लीज़ इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये आपका किसी भी हार्ट के ऑपरेशन से भी या कैंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी है। आप इसे, बच्चे का जन्म कब होना है, बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। अब एक लास्ट में एक आपसे रिकमेंड कर लूँगा कि अभी मैं नाम के ऊपर भी बात की थी। गीता नाम की लड़कियाँ का बिहेव कैसा होगा, पूजा नाम की लड़कियों का बिहेव कैसा होगा, अशोक नाम के लड़के का बिहेव कैसा होगा। तो मैंने इसके ऊपर भी एक पूरी रील मैंने बना रखी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में जा सकते हैं। नाम के हिसाब से बता रहे हो? नाम के हिसाब से पूरा बताते हैं। चलो जी भाई, सर का चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन बाबा, मिलते हैं पॉडकास्ट में। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।